तो हेलो एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुल फैमिली रांची में। पॉलिटी का सेशन चल रहा है, इस आप इकोनॉमिक्स का सेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बोलना ही बड़ा मुश्किल है ना, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट कैग। अच्छा, आप ये लोग ये मुझे बताओ, जैसे आप ही बताओ बेटा, आपको घर से पैसे मिलते हैं खर्च के लिए? आपको अब जब आप घर से पैसे मांगते होंगे खर्च के लिए तो बताना पड़ता होगा ना, कैसे कैसे कि पापा वो बुक्स खरीदनी है ना, बुक्स खरीदनी है। कई बार ऐसा होता है कल ले लेना, होता है ना, हाँ होता है ना। जैसे अगर वो धीरे धीरे बच्चों की भी आदत पड़ जाती है। और जैसे मेरे बड़े भैया हैं, मुझे पता है वो पैसा निकालने में थोड़े से, समझ रहे ना, तो अब मुझे अगर कोई खर्च करना है तो मैं एक हफ्ते पहले से ही सीटी बजाने लगूंगा। एक हफ्ते पहले से सीटी बजाने समझे, वो भाई साहब वो ना वो ये करना है, वो करना है, इतने पैसे चाहिए, अच्छा ठीक है कल ले लेंगे। तो मुझे पता है कल में एक हफ्ता गुजर जाएगा, कल में एक हफ्ता गुजरेगा, लेकिन मुझे उन्हें बताना पड़ेगा कि मुझे क्या लेना है, क्या खर्च करना है। कपड़ा लेना है, जूता लेना है, नोट्स लेने हैं, मोबाइल लेना है, टीवी लेना है, लैपटॉप टैबलेट जैसे भी लेना है ना भाई। जितना पैसा उस हिसाब से खर्च। जब आप बेरोज़गार होते हैं और जैसे तैसे रोजी रोटी चलती है तो आप टैबलेट या लैपटॉप का ख्वाब ही देखेंगे, नहीं ख्वाब भी नहीं देखेंगे, ख्वाब भी नहीं देखेंगे। आपको पता है कि वो जैसे तैसे एक मोबाइल मिल जाए, एंड्रॉइड है ना। लेकिन कुल मिला के आपको अपने घर वालों को बताना पड़ेगा कि भाई इस मद में हमने खर्च करना है, ठीक है। उसके बाद आपने खर्च कर लिया, अगली बार जब आप पैसा मांगेंगे ना तो फिर पापा पूछेंगे, मम्मी पूछेंगे, वो इतने पैसे दिए थे कहाँ खर्च किए, ये लाया वो लाया, अच्छा दिखा। वो पूछेंगे तो ना, टैबलेट ले लिया, दिखा कहाँ है टैबलेट। अब पता है तुमने टैबलेट के लिए पैसे लिए लेकिन वो गायब है। टी शर्ट ले आया, दिखा कहाँ है टी शर्ट। बिल तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वो मांग लेंगे भाई वहाँ के कहाँ है, कोई तो प्रूफ मांगेंगे ना उसका। फिर देखेंगे, वो कहेंगे यार तू टी शर्ट, मान लो आप पक्का आप टैबलेट ले आए है ना, टैबलेट ले आए, या फिर आप वो ले आए, क्या ले आए, क्या कहते हैं उसको भाई, लैपटॉप ले आए है ना, लैपटॉप ले आए एप्पल का। किसका? एप्पल का। वो हमारे लिए अभी भी सपना है, हम तो पीछे सेब बना हुआ देख लेते हैं है ना। वाह वाह वाह, बढ़िया वाह। तो कितने का आ रहा है भाई सोनू भाई एप्पल का लैपटॉप? कितने शुरू हो रहा है? 1-1.5 लाख से तो शुरू हो रहा होगा, ठीक है। आप जो हैं ध्यान रखना मेरी बात का, लैपटॉप ले आए 1 लाख रुपए का। अब पापा ने देखा यार भाई तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी एप्पल का लैपटॉप लाने की। आपको पता है इनकी उम्र 4-5 साल होती है, किसी और कंपनी का ले आते, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, तो आपके 40-45 हज़ार रुपये बच जाते, 40-45 हज़ार रुपये बच जाते। वो 40-45 हज़ार कहीं और खर्च कर लेते। तेरी बाइक पुरानी हो गई है, मैं तुझे 30 हज़ार रुपये और देता, 75 हज़ार रुपये की नई बाइक ले आता। नई बाइक आ रही है 75 हज़ार रुपये की? नहीं आ रही है। 1 लाख से कम की बाइक नहीं आ रही है। वो कहते मैं तुझे 55 हज़ार रुपये और देता, एक बाइक ले आते। या यार वाशिंग मशीन फ्रिज खराब हो गया, इस 45 हज़ार रुपये में वो आ जाता। चल वो 45 हज़ार में वाशिंग मशीन फ्रिज दिलाते, तेरे ऊपर खर्च कर देते, तेरी ट्यूशन की फीस दे देते, तुझे मुखर्जी नगर भेज देते कोचिंग करने। 45 हज़ार रुपये में हो रही है मुखर्जी नगर में कोचिंग, हाँ ठीक है। खैर कुल मिला के पापा ने ये कहा, पापा किसकी तरफ को इशारा कर रहे हैं? फिजूल खर्ची की तरफ को इशारा कर रहे हैं। वो इशारा कर रहे हैं कि यार पैसा तुम्हें थोड़ा सा बचाना चाहिए था। उसी तरह से बेटे सरकार में होता है। अभी मैंने पिछले सेशन में आपको बजट पढ़ाया, तो आप संसद उसी तरह से सरकार से सवाल पूछती है कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, आपको क्यों चाहिए, क्या चाहिए, कितना चाहिए। वित्त मंत्रालय कहता है कि सब रक्षा मंत्रालय में जो है कि वो जो नई ब्रह्मोस मिसाइल्स बनानी है उसके लिए इतना पैसा चाहिए, ब्रह्मोस मिसाइल नहीं बनानी है। तो अब संसद कहेगी भाई क्या ज़रूरत है, अब तो नए एडवांस वर्जन आ गए वो खरीद लो, या 4 नहीं 3 खरीद लो, 4 नहीं 2 खरीद लो। तरह तरह की, यही तो होता है ना। संसद से हम खर्च करने के लिए पैसा मांगते हैं, संसद हमसे सवाल जवाब करती है, क्या खर्च करना है, कितना खर्च करना है, किस लिए खर्च करना है, क्यों खर्च करना है, ठीक है सब। वही भूमिका जो मम्मी पापा की या बड़े भैया की होती है हम लोगों के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने संसद ने कहा ठीक है पैसे ले लो, इसका मतलब क्या है, बजट पास कर दिया। अब संसद ने बजट पास कर दिया, अब कौन देखेगा कि जिस संसद ने जिस आइटम के लिए, जिस काम के लिए आपको पैसा दिया था, उस काम में ही पैसा आपने खर्च किया है, कहीं और उड़ा दिया। सरकार को, सरकार के मंत्रालयों विभागों को जो पैसा संसद ने दिया था वो उसी जगह पर खर्च हुआ है जिस जगह पर खर्च होना था, किसी और जगह पर तो खर्च नहीं हो गया। वो पैसा खर्च हुआ भी या नहीं हुआ, पता चला 31 मार्च गुजर गई, पैसा खर्च ही नहीं हुआ, बहुत सारा पैसा खर्च नहीं हुआ, पैसा लैप्स हो गया। उस पैसे को निकालने के लिए जो अधिकारी अथॉराइज था, जिस अधिकारी की जिम्मेदारी थी उस पैसे को निकालने या खर्च करने के लिए, उसी ने निकाला है, किसी और ने निकाल लिया। उसका लेखा जोखा भी रखा गया, उसे कहते हैं बेटे, जैसे कहते हैं ना बही खाता, अकाउंट लेजर, उसका खाता ही बनाया गया नहीं बनाया गया, कोई हिसाब किताब है उसका या नहीं है, कहाँ पे है, कितना है, कहाँ खर्च किया गया, कैसे कैसे, समझ रहे ना।
उसका हिसाब किताब कहाँ है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद संसद को जानकारी होनी चाहिए ना भाई कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ हुआ, जिस काम के लिए दिया गया था पैसा उसी काम के लिए खर्च हुआ, कुछ किसी और काम के लिए तो खर्च नहीं हो गया, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा पैसा तो नहीं निकाल लिया आपने खजाने से। भाई मम्मी ने कहा कि जब बेटा ये चेक है बेटे मैं साइन कर दूंगी, इसमें इतने पैसे भर ले, अब तुमने मम्मी की आंखों में धूल झोंक के 10,000 की जगह 1 लाख भर लिए, मम्मी को पता ही नहीं। यहाँ केस हुआ था एक ऐसा, यहाँ पर एक केस ऐसा हुआ था और अक्सर ऐसे होते रहते हैं। एक बेचारी बुजुर्ग महिला थी, सरकारी नौकरी में थी, रिटायर हो गई वो, उनका बेटा थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा काफ़ी बड़ा था, लेकिन वो बदखर्ची में पड़ गया। एटीएम सब उसके पास रहता था, वो धीरे धीरे पता नहीं कहाँ वो सारा पैसा निकाल लिया और खर्च कर दिया। अब वो जाती हैं एक दिन बैंक में अपना विड्रॉल फॉर्म भर के, पता अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, वो तो वहीं गश खा कर गिर गई। बाद में चला बेटा और सब निकाल के ले गया एटीएम से पैसे धीरे समझ रहे ना। तो भाई संसद ये भी देखेगी कहीं ऐसा तो नहीं खजाने से आपने तय सीमा से ज़्यादा पैसा निकाल लिया। अब संसद ये काम करेगी, संसद में जो 800 मेंबर हैं वो ये काम करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसके लिए एक रास्ता निकाला गया, संसद के हेल्प के लिए एक अधिकारी की व्यवस्था की गई, जो कि हमारे संविधान में ही आर्टिकल 148 में, जिसे हम कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हर ब्लॉक में, हर डिपार्टमेंट में आप देखेंगे ऑडिटर होते हैं। क्या होते हैं? ऑडिटर, जो हर डिपार्टमेंट की जो इनकम एक्सपेंडिचर है, आय व्यय है, उसका हिसाब किताब रखते हैं, उसकी जांच करते हैं कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है। हर साल अप्रैल की शुरुआत में या मार्च के लास्ट में ऑडिट होता है, वो देखते हैं कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है, उस गड़बड़ी को सामने लाते हैं। अगर आपने बाकायदा नियमों के अनुसार भी खर्च किया है, लेकिन नियमों के अनुसार खर्च करते हुए भी तो कहीं आपने गड़बड़ी नहीं कर दी है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च तो नहीं कर दिया, इस सबको वो सामने लाते हैं। तो जैसे हर मंत्रालय, हर डिपार्टमेंट में ऑडिटर होते हैं, हिसाब किताब की जांच करने वाले होते हैं, बैंकों में ऑडिटर होते हैं, हर जगह ऑडिटर होते हैं। पेट्रोल पंप आप देखते हैं ना, तो यहाँ पर भी एक अलग से कर्मचारी बिठा रखा है, तो पूरे दिन का लेखा जोखा मिलाता है, भाई देखो कि गड़बड़ी तो नहीं हुई है। ऑनर जो है उसको अलग से सैलरी देता है इस काम की, वो भी ऑडिटर ही होता है एक तरह से, उसका नाम नहीं है ऑडिटर, लेकिन वो भी एक तरह से ऑडिटर ही होता है। मिल्स में आपने सुने होंगे मुंशी, है ना, वो हिसाब किताब रखते हैं, उन मुंशियों की हिसाब किताब की जांच अलग से आता है, भाई सीए देखता है कहीं गड़बड़ी तो नहीं की है। उसी तरह से राज्य सरकारों और भारत सरकारों को जो पैसा दिया गया है, भारत सरकारों नहीं, भारत सरकार और राज्य सरकारों को जो पैसा दिया गया है, भारत सरकार और राज्य सरकार के अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को या मंत्रालय को जो पैसा दिया गया है बजट के थ्रू, उसकी जांच करना। ऑडिट माने, ऑडिट को हिंदी में क्या कहते हैं? तवस्सुम, अंकेक्षण। अरे वाह शाबाश, तवस्सुम हो यार, उसकी जांच करना, उसका ऑडिट करना कि भाई देखो कहीं खर्च में गड़बड़ी तो नहीं हुई है। फिर से बता दूं ना, एक अधिकारी है जो देखता है कि सरकार ने, सरकार के मंत्रालयों ने खर्च में गड़बड़ी तो नहीं की है, तय सीमा से ज़्यादा खर्च तो नहीं किया है, बेईमानी से खर्च तो नहीं किया है, फिजूल खर्ची से खर्च तो नहीं किया, जिस काम के लिए पैसा दिया गया है उसी काम में खर्च हुआ है, जिसको खर्च करना था, जिस अधिकारी को खर्च करना था उसी ने खर्च किया है, किसी और ने तो खर्च नहीं किया है। उस अधिकारी का नाम है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कौन क्या है, क्या है, ये सारा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब सीधे आर्टिकल 148 पर आ जाते हैं, अनुच्छेद 148 का पहला खंड। इसमें लिखा गया साफ, भारत का एक कैग होगा, कैग माने कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। संवैधानिक पद है, संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है, इसका दर्जा संविधान में ही दिया गया। तो भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा ये। इसका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? इसका प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा इस पद पर नियुक्ति के लिए कोई विशेष योग्यता तय नहीं है, ध्यान रखना, मैं लिखना भूल गया हूँ, इस पद पर नियुक्ति के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं है। जैसे वित्त आयोग है, वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य हैं, उनकी योग्यता तय है, लेकिन इस पद पर नियुक्त होने के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कोई स्पेशल योग्यता आपके पास हो। खैर जो भी है, भारत का एक कैग होगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब इसके जो वेतन भत्ते कितने होंगे ये संसद तय करती है समय समय पर, इसको कितनी सैलरी और कितने स्टाइपेंड्स मिलेंगे ये कौन तय करेगा? पार्लियामेंट तय करेगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त लगा रखी है कि इसके कार्यकाल के दौरान आप इसके वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं करेंगे। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब क्या हो गया कि उसमें कोई ऐसे चेंजेस नहीं करेंगे जो इसको नुकसान पहुँचाएँ। जैसे मान लीजिए कैग हैं, उनकी सैलरी 3 लाख रुपये है मंथली, आप घटा के 2.5 लाख या 2 लाख नहीं कर सकते इसके कार्यकाल के दौरान, स्पष्ट लिखा हुआ है। वित्तीय आपात में कर सकते हो, क्योंकि वित्तीय आपात में राष्ट्रपति को अधिकार है ना कि संसद के वो केंद्र या राज्य के किसी अधीन किसी भी अधिकारी के वेतन भत्तों को वो घटा सकती है। तो फोन का व्यवधान आने से पहले हम कहाँ थे? हाँ, तो अब
कैग एक ऐसा अधिकारी है, उसमें इस पर लिखा हुआ है आर्टिकल 148 में ही कि इसके टेन्यूर के दौरान जब ये अपने पद पर है उस दौरान इसके वेतन भत्तों में आप कटौती नहीं कर सकते। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? वैसे मैंने आगे लिखा भी है 6 साल या 65 साल। 6 साल या 65 साल का मतलब क्या होता है? अगर 65 साल का हो जाएगा ये तो ये रिटायर हो जाएगा। 65 साल का हो जाएगा तो रिटायर हो जाएगा। अधिकतम आयु सीमा क्या है? 65 साल। और कुल कार्यकाल कितना है? 6 साल का। मान लीजिए कोई 56 ईयर की एज में कैग बना दिया गया किसी को, तो 56 और 6 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। तो अधिकतम 6 साल या अधिकतम 65 साल की उम्र तक इसका कार्यकाल रहता है। तो इसके कार्यकाल के दौरान इसके वेतन भत्तों में कोई निगेटिव चेंज नहीं किया जाएगा। अब भाई संसद जब अगर नियंत्रक को, हालांकि अभी तक ऐसी कोई मिसाल आई नहीं है कि नियंत्रक को महालेखा परीक्षक के या किसी के भी वेतन भत्ते कम किए गए हों, बढ़ा ही जाते हैं क्योंकि महंगाई बढ़ती है। लेकिन अगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते कम भी होते हैं तो जो वर्तमान है ना उसके कम नहीं होंगे, वो अगले टेन्यूर से होंगे, जो नया आएगा उसके होंगे। क्यों किया गया ये? ताकि उसके मनोबल, उसका जो मनोबल है ना वो बना रहे, वो किसी से डरे ना। भाई सरकारी कर्मचारी किससे डरता है? अक्सर धमकी दी जाती है ना सरकारी कर्मचारी को, तुम्हारी सैलरी रोक देंगे, तुम्हारी सैलरी रोक देंगे। तो बहुत से कहते हैं रोक दो, लेकिन भैया वही कहते हैं जिनके पतिदेव या पत्नी जी भी नौकरी में हो, सैलरी रुक जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है ना, क्यों खर्च करने की आदत पड़ जाती है ना, आदत पड़ जाती है ना खर्च करने की। शाम को घर को जा रहे हैं तो 2 प्लेट मोमो 3 प्लेट चाउमीन, अब वो कहाँ ले जाएंगे? नहीं यार इतना होता नहीं है, सोए रहती है, थोड़ा जाग जाए, थोड़ा जाग जाए। ठीक है भाई, आगे चलें। कहाँ थे? 2 प्लेट मोमो 3 प्लेट चाउमीन से पहले कहाँ थे? हाँ सैलरी। तो ठीक है, समझ गए आप, ताकि मतलब ये किसी से डरे ना, इसलिए इसके वेतन भत्तों में आप इसके कार्यकाल के दौरान कमी नहीं कर सकते। फिर संसद ने सन 1971 में इसकी सेवा शर्तों को लेकर के कानून बनाया। 1971 में, इस सवाल कई बार आया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सेवा शर्तों के लिए मतलब क्या क्या कंडीशन होंगी, कैसे नियुक्त किया जाएगा, कैसे अपने पद पर रहेगा, कैसे रिटायर होगा, वगैरह वगैरह। तो 1971 में संसद ने इसके लिए कानून बनाया था। उस कानून में ये था कि ये अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देगा, राष्ट्रपति को इस्तीफा देगा। इसका कार्यकाल अधिकतम 65 साल की उम्र या 6 वर्ष की 6 वर्ष का, मतलब अधिकतम 6 वर्ष का कार्यकाल या अधिकतम 65 वर्ष की आयु। ठीक है। फिर लिख रहा है ये उसी रीति और आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज। इसको अगर इसके पद से हटाना है तो सिंपल सी बात है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को, देखो ध्यान रखना यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसे उसी रीति और आधारों पर उसके पद से हटाया जा सकेगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं? उसमें लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 61 में आर्टिकल 124 में साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को उसी तरीके से हटाया जाएगा जिस तरह से राष्ट्रपति पर आर्टिकल 61 में महाभियोग लगाया जाता। तो बात वही है, बात जो है वही है कि इसे भी महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाएगा। लेकिन महाभियोग शब्द इसके लिए स्पेशली लिखा नहीं गया है। आइए आइए मैं आपको सलामी देता हूँ। तो इसके लिए स्पेशली महाभियोग शब्द नहीं लिखा गया, ठीक है। लेकिन तरीका वही है महाभियोग क्या, कि इसे सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है वैसे हटाया जा सकता है। तो देखें आप ना, इसको स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ना तो सैलरी कम करोगे और ना इसे आसानी से इसके पद से हटा सकोगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है ना। सरकार में अगर कोई बेईमानी हेरा फेरी है तो उसको सामने लाता है ना, तो इसको स्वतंत्र होना चाहिए। भारत में सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय अधिकारी कहा गया है इसको, सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय अधिकारी कहा गया है इसको। इसे वित्त का रखवाला कहा गया है, वित्त का, फाइनेंस का रखवाला कहा गया। इसे प्रहरी, वॉचडॉग, इंग्लिश में कहते हैं वॉचडॉग और हिंदी में कहते हैं वित्तीय प्रहरी, वित्तीय प्रहरी या वॉचडॉग इसको कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि ये जो पद है ये भारतीय संसद में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। इधर आ जाइए, सोनू भाई बिठाओ इनको पास में, चलने दो, आप आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे चले। तो अब इसको हटाने के 2 आधार हैं। नंबर 1 प्रूव्ड मिसबिहेवियर, वही जैसे राष्ट्रपति के बारे में कहते हैं ना, साबित कदाचार और अक्षमता, साबित कदाचार और अक्षमता, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। और दूसरा इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी माने अक्षमता और ये साबित कदाचार, कदाचार माने मिसबिहेवियर। ओके। फिर आर्टिकल 148 का सेकंड क्या कह रहा है, इसे शपथ को दिलाएंगे राष्ट्रपति, ठीक है। अच्छा, इसकी शपथ का जो प्रारूप है वो किस में है, किस तरह की शपथ लेगा? कितनी अनुसूचियां अभी 12 अनुसूचियां हैं ना, तो तीसरी अनुसूची में जो सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ का जो प्रारूप है वही प्रारूप इसकी शपथ का है, ठीक है ना। और शपथ कौन दिलाएंगे इसको? राष्ट्रपति दिलाएंगे, ठीक है। अब इसके वेतन भत्ता और पेंशन किस पर भारित है?
केंद्र सरकार की संचित निधि पर भारित है। सोनू, अगर किसी खर्च को हम जो है कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज यानी कि संचित निधि पर भारित घोषित कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है? किसी खर्च को हम संसद निधि पर भारित घोषित कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है? यस यस, हाँ, तो अगर हम किसी खर्च को संचित निधि पर भारित घोषित करते हैं तो उसको उस पर पार्लियामेंट में जिरह डिस्कशन तो हो सकती है, आलोचना करो कर सकते हो, लेकिन उस पर वोटिंग नहीं होगी, यानी कि संसद उसे पास करने से मना नहीं कर सकती। ठीक है, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस मेंस में जीएस वाले पोर्शन में और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी वाले पोर्शन में ये सवाल कई बार आता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय किए गए, तो यही उपाय हैं। ठीक है, इसके बाद फिर वो कहता है आर्टिकल 148 का 4th पार्ट कि रिटायरमेंट के बाद वो भारत या राज्य सरकार या यूटी के अधीन किसी पद पर नहीं रहेगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है रिटायरमेंट के बाद अब सरकारी नौकरी का पात्र नहीं है, ना तो केंद्र सरकार के अधीन, ना राज्य सरकार के अधीन और ना यूनियन टेरिटरी के अधीन। ठीक है, आर्टिकल 149 क्या कह रहा है कि संघ के या राज्य के या किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन वगैरह वगैरह। अब बहुत ज़्यादा देर हो गई, इन बच्चों की क्लास का समय हो गया ना, तो इसको सेव कर दो आप। नेक्स्ट, तो आर्टिकल 149 इसमें लिखा हुआ है, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी है ना, लगभग वही चीज़ें इसमें दर्ज है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक एक लाइन को पढ़ूं, सब ठीक है, यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। तो संयुक्त प्रवर समिति, संयुक्त क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। प्रवर क्यों कहते हैं? इसका दर्जा बड़ा होता है। ठीक है, तो संसद में अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी हुई कमेटियां हैं जो उन मंत्रालयों के बजट की जांच करती हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण पेश किया, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में या उन्होंने जो बजट रखा है हर मंत्रालय की डिमांड को दे दिया है कि इनकी ये डिमांड है, यानी कि ये खर्च करना चाह रहे हैं। डिमांड माने ये खर्च करना चाह रहे हैं। उसमें मंत्रालय के नए प्रोजेक्ट, नई स्कीम भी होंगी, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी होंगे जो मंत्रालय अब ख़त्म कर रहा होगा। तो अब ये देखें ना कि लोकसभा में 543 या 545 मेंबर, उधर राज्यसभा में भी लगभग 250 मेंबर, तो कितने, लगभग 800 मेंबर हो गए ना। अब 800 मेंबर, उनके पास समय है 25-26 दिन का, तो 800 लोग 25-26 दिन का समय है, सभी मंत्रालयों की डिमांड्स पर है ना गहराई से जांच ना कर पाएंगे या गहराई से डिस्कशन ना कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने रास्ता चुना। क्या रास्ता चुना? कि हमने कुछ मेंबर लोकसभा से लिए, कुछ मेंबर राज्यसभा से लिए और एक जॉइंट कमेटी बना दी और अलग अलग कमेटियां बनाई और हर कमेटी को अलग अलग मिनिस्ट्रीज का जिम्मा दे दिया कि आप जो है इनके बजट की जांच करो। ठीक है, अब ये जांच होती है पर्दे के पीछे होती है, यानी कि इसमें वाहवाही लूटने के लिए कोई बातें कहीं नहीं जाती हैं। ये वास्तव में गहराई से जांच होती है। इसमें सत्ता पक्ष के लोग भी होते हैं, विपक्ष के लोग भी होते हैं। ये बजट को गहराई से जांचते हैं और जांचने के बाद अपनी कुछ सिफारिशें भी देते हैं कि इसमें ये घटा दो या ये जोड़ दो, जो भी है। ये एक प्रोसेस है हमारे यहाँ। सबसे पहले वित्त मंत्री ने बजट भाषण किया संसद में, उसके बाद उस पर 3-4 दिन डिस्कशन हुआ। अब जब ये 3-4 दिन जब डिस्कशन हो रहा है तो बजट पे संसद में किसी तरह के कटौती प्रस्ताव नहीं आएंगे। क्या होते हैं कटौती प्रस्ताव, मैं आपको अभी बताऊंगा। 3-4 दिन के डिस्कशन के बाद संसद का सत्र स्थगित हो जाता है और बजट जो है वो कमेटियों को दे दिया जाता है। कमेटियाँ उसमें 15-20 दिन, महीना जो भी है उसमें अपनी जाँच करती हैं। जाँच के बाद फिर हर मंत्रालय की रिपोर्ट को फिर से पार्लियामेंट में रखा जाता है। अब दोबारा से ये जांच पूरी होने के बाद अब दोबारा से पार्लियामेंट का सेशन होता है। इस सेशन में इन बजट पर या अलग अलग मंत्रालयों की जो डिमांड्स हैं उन पर फिर से डिस्कशन होता है। अब यहाँ पर पार्लियामेंट में मेंबर्स को सरकार की या बजट की आलोचना या समर्थन करने का अधिकार है। आमतौर पर जो सरकारी पक्ष होते हैं वो समर्थन करते हैं और जो विपक्षी पार्टियाँ होती हैं वो आलोचना करती हैं। तो यहाँ पर बहस, चर्चा, परिचर्चा जिसे आप कहते हैं, आलोचना, समालोचना या कटौती के प्रस्ताव रखने की परमिशन अब मिल जाती है आपको। अब यहाँ पर, यहाँ तक मैं आ गया कटौती प्रस्ताव। अच्छा, ये कटौती प्रस्ताव होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कमी करना। कटौती माने कमी करना। ये जो कटौती प्रस्ताव होते हैं केवल लोकसभा में रखे जाते हैं। पहले समझ लेते हैं कटौती प्रस्ताव होते क्या हैं। एक आता है पॉलिसी कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन, हिंदी में इसको कहते हैं नीति कटौती प्रस्ताव। नीति कटौती प्रस्ताव, इसमें मान लीजिए मैं संसद सदस्य हूँ, है ना, हाँ, ख्वाब देखने में क्या अर्ज है। मान लीजिए मैं लोकसभा में मेंबर हूँ, आपके नैनीताल उधम सिंह नगर से, है ना। तो अब मान लीजिए जमरानी डैम है ना, जमरानी डैम बनने वाला है या टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन बनने वाली है। तो टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन जो बनने वाली है उसमें 40,000 करोड़ रुपये का खर्च होगा। तो उसके लिए संसद से बजट
की मंजूरी ली जा रही है। तो हम खड़े हुए और हमने कहा अपना विरोध दर्ज करने के लिए किसी भी बात पर, हमने कहा कि साहब ये जो 40,000 करोड़ रुपए का खर्च है इसमें 1 रुपया कम कर दिया जाए। 1 रुपया कम करने से कोई असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा ना। हमने कहा कि इसमें 1 रुपया कम कर दिया जाए। अब 1 रुपया कम करने का, किसी खर्च में 1 रुपया कम करने का जब प्रस्ताव रखा जाता है तो उसको कहा जाता है बेटा कौन सी कटौती? पॉलिसी यानी कि नीति कटौती। आपसे सिर्फ ये पूछ सकता है, देखो क्वेश्चन आपसे ये बनेंगे कि कटौती प्रस्ताव कहाँ रखे जाते हैं? लोकसभा में। किससे संबंध में रखे जाते हैं? बजट से संबंध में। अब इसमें आ गया पॉलिसी या नीति कटौती। कितने रुपए की कटौती? 1 रुपये की कटौती। अब वो कहता है भाई ये 1 रुपये की कटौती क्यों रखी जाती है, या 1 रुपये की कटौती का प्रस्ताव क्यों रखा जाता है? इसका मकसद है सरकार को पीटना या सरकार को नीचा दिखाना। पीटना थप्पड़ से थप्पड़ थोड़ी पीटना, यानी कि सरकार की आलोचना करनी है कि ये जो पॉलिसी है तुम्हारी गलत है। जैसे मान लो टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन गुजर रही है तो बहुत से ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं, पहाड़ के बहुत से ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जो रेल लाइन गुजर रही है तो उनके किसी के गांव से होकर गुजर रही है, किसी के खेत से होकर गुजर रही है, तो लोग कह रहे हैं हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो कह रहे हैं जो शारदा नदी है उसके किनारे किनारे होते हुए आप इसको या रेलवे लाइन को लेके जाओ, जिससे कि विस्थापन कम से कम होगा। समझ रहे ना? तो अब मैंने 1 रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखा तो मैं उसमें बताऊंगा कि मैं ये 1 रुपये की कटौती क्यों करना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये है मैं सरकार की पॉलिसी की आलोचना कर रहा हूँ, तो मुझे बताना होगा कि भाई पॉलिसी में ऐसा कौन सा बिंदु है जिसकी मैं आलोचना कर रहा हूँ। 1 रुपये की कटौती के बहाने नीति कटौती, और नीति में मतलब नीति का कौन सा बिंदु? पूरी की पूरी नीति को आप नकार रहे हो या नीति का कोई एक आध पहलू है जिसको आप नकार रहे हो, जो भी है, ठीक है, मुझे बताना होगा। ओके, इसका मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ सरकार को नीचा दिखाना है ना, सरकार का ध्यान खींचना उसकी पॉलिसी की तरफ को। सरकार चाहे तो मान ले और ना चाहे तो ना माने, ठीक है। उसके बाद आता है इफिशियंसी मोशन। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा मितव्ययता कटौती। कौन सी कटौती? मितव्ययता कटौती। मैंने लिखा भी है यहाँ पर, मितव्ययता कटौती। मितव्ययता कटौती। मितव्ययता का मतलब समझते हो? किफ़ायत। मितव्ययता का मतलब मितव्ययी, एक हिंदी में शब्द आता है ना मितव्ययी, जो सोच समझकर ज़रूरत के अनुसार खर्च करता है। मितव्ययी कौन हुआ? जो सोच समझकर वो ज़रूरत के अनुसार खर्च करता है। तो यहाँ पर मितव्ययता कटौती का मतलब है बेटा किफ़ायत। किफ़ायत का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए टनकपुर बागेश्वर लाइन के पीछे पड़ गए हम, तो इसमें 40,000 करोड़ रुपये का खर्च होगा। तो इसमें कई तो सुरंगें बनेंगी, कई पुल बनेंगे, कई सुरंगें बनेंगी, कई पुल बनेंगे। तो अब उसमें हमने क्या कहा भाई इसमें से इतना पैसा तुम घटा दो, इतना पैसा घटा दो। उसमें हम अच्छा, इसमें होता ये है कि हम जो है सरकार को सुझाएंगे कि बजट में ये जो खर्च का अनुमान है बहुत ही बड़ा चढ़ा हुआ है, इसे कृपया एक बार देख लें जिससे कि कुछ पैसा कम हो जाए, कुछ पैसा बच जाए। यानी कि इसका मतलब क्या है कि खर्च की किसी मद में सरकार का ध्यान लेना है, सरकार को ये ध्यान दिलाना है कि बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, उसको थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है ना। कितनी कटौती करनी है बताओ भाई, क्यों करनी है, ये कटौती करनी क्यों है ये भी बताओ। अच्छा, अगर ये जो है ना नीति कटौती, और उसके बाद आता है प्रतीक कटौती, इसको सांकेतिक कटौती भी कहते हैं। लोकसभा में अगर पॉलिसी कट मोशन या टोकन कट मोशन पास हो जाए, बजट पर नीति कटौती और प्रतीक कटौती के प्रस्ताव अगर पास हो जाए लोकसभा में, सरकार गिर जाएगी। इसका मतलब ये है कि सरकार को हाउस में विश्वास नहीं है। नहीं, हाउस को सरकार में विश्वास नहीं है। इसका मतलब क्या है? सरकार सदन में अल्पमत में आ गई है, ठीक है ना। अगर सरकार के खिलाफ कटौती प्रस्ताव पास हो गया, भाई सरकार ने तो बजट बनाया, अब सरकार के खिलाफ ही कटौती प्रस्ताव पास हो गया, इसका मतलब उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देती है तो अविश्वास प्रस्ताव उसका पीछा कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो मितव्ययता कटौती है, मितव्ययता कटौती प्रस्ताव अगर सरकार के ना चाहते हुए भी पास हो जाता है, सरकार नहीं चाहती कि प्रस्ताव पास हो, सरकार के ना चाहते हुए भी ये पास हो जाता है, तो सरकार नहीं गिरेगी। यानी कि इसके पास होने ना होने से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आता है बेटा प्रतीक कटौती, टोकन। टोकन अक्सर होता ना, हम लोग आजकल चल रहा है ना भाई, पैसे दिए टोकन ले लिया और टोकन वहाँ दिखा देना, इतने पैसे तुमको मिल जाएंगे या ये चीज़ तुमको मिल जाएगी। तो प्रतीक कटौती या नीति कटौती का मतलब है कि जो कुल खर्च है उसमें से 100 रुपये घटा दो। कितने रुपये घटा दो? 100 रुपये घटा दो। इसमें होता क्या है कि हम खर्च का विरोध नहीं कर रहे हैं, खर्च का विरोध नहीं कर रहे हैं, खर्च करने के तरीके का विरोध कर रहे हैं। अब जैसे मैं ये टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के पीछे पड़ा हूँ, हमने कहा भी 40,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नंबर एक बात, नई रेल लाइन यहाँ पर बिछाने में मकसद क्या है? मकसद यह है कि कनेक्टिविटी बेहतर हो जाए। अब टनकपुर मतलब मैदान, बागेश्वर मतलब पहाड़, और उसके आगे पिथौरागढ़ है, यानी कि यहाँ से यहाँ के लोगों को कनेक्टिविटी बेहतर मिल जाए, ठीक है सर। अब मैं क्या किया, मैंने कहा कि इस खर्च की मद में से 100 रुपये घटा दिए जाएँ। अब मैं यहाँ खर्च का विरोध नहीं कर रहा हूँ,
40,000 करोड़ रुपए का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं विरोध कर रहा हूँ खर्च करने के तरीके का। मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो भी वहाँ से सड़क गुजरती है, टनकपुर से बागेश्वर को एक सड़क गुजरती है, अगर आप उस सड़क में जगह जगह जहाँ सड़क संकरी है उसको चौड़ा कर दें, जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का यानी कि भूस्खलन का खतरा है उसको बेहतर कर दें, जहाँ पर पुल संकरे हैं उसको बेहतर कर दें, और उस सड़क में 4-5 जगहों पर आप सुरंग बना दें, ऐसी जगहों पर जहाँ पर बरसात के मौसम में या सर्दी के मौसम में आवाजाही ठप हो जाती है। तो इससे आपका खर्च होगा करीब 20,000 करोड़ का। कितने खर्च होगा? 20,000 करोड़ रुपये का आपका खर्च होगा, और पर्यावरण को भी इससे कम से कम नुकसान होगा, क्योंकि जब आप नई रेल लाइन बिछाएंगे तो आपको पहाड़ों को ज़्यादा काटना पड़ेगा, विस्थापन ज़्यादा होगा, और अगर आप उसी सड़क को थोड़ा चौड़ा करेंगे, थोड़ा सा और उसको मॉडिफाइड करेंगे तो आपका नुकसान कम से कम होगा। तो इस तरह से हम खर्च का विरोध नहीं कर रहे हैं, खर्च करने के तरीके का विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह से नहीं, उस तरह से आप खर्च कर लो। तो बेटा बजट पर कटौती प्रस्ताव होते हैं, नीति कटौती, प्रतीक कटौती, और क्या बताया था मैंने आपको, मितव्ययता कटौती। ये केवल लोकसभा में रखे जाते हैं। इसमें सत्ता पक्ष या विपक्ष का कोई भी सदस्य इसको रख सकता है, लेकिन अगर मितव्ययता कटौती के अलावा अगर ये आपका नीति कटौती और प्रतीक कटौती अगर सत्ता पक्ष का कोई सदस्य रख रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, उसने दल बदल लिया। हालांकि इस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, लेकिन उसका मतलब उसने दल बदल लिया, भविष्य में वो दगा दे जाएगा। तो आमतौर पर सरकारी जो सत्ताधारी दल होता है उसके सदस्य नीति कटौती और प्रतीक कटौती नहीं रखते हैं, मितव्ययता कटौती वो भी रख लेते हैं कि भाई इतना खर्च नहीं, इतना खर्च कर लो। ठीक है, अब ये सारे कटौती प्रस्ताव रख लिए गए। अब सरकार जो है सभी सदस्यों को भरोसे में लेना चाहती है कि भाई आपके जो ये कटौती प्रस्ताव हैं वापस ले लो। आमतौर पर कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को मजबूर किया जाता है कि वो सदस्यों की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन्हें सुन ले, उन पर डिस्कशन हो जाए। सरकार आमतौर पर उनके जो ऑब्जेक्शंस हैं उनमें से जो माने जा सकते हैं उनको मान लेती है, जिनको नहीं मानती है वो मेंबर से कहती है भाई प्लीज़ अपने कटौती प्रस्ताव वापस ले लो। अगर वो कटौती प्रस्ताव वापस नहीं लेते तो उनमें वोटिंग होती है। अब अगर सरकार के पास मेजोरिटी है तो वो कटौती प्रस्ताव गिर जाते हैं, और सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है तो वो कटौती प्रस्ताव पास हो जाते हैं, सरकार ही गिर जाती है। खैर अल्टीमेटली या तो ये कटौती प्रस्ताव वापस ले लिए जाते हैं या फिर इन पर वोटिंग होती है, ये गिर जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं कि हमारा जो बजट बनाने का जो प्रोसेस है अब अपने अंत की ओर आ चुका है। सारे डिस्कशन हो गए, है ना, बजट भाषण हो गया, बैठे समझ में आ रही बात। पहले बजट भाषण हो गया, बजट भाषण के बाद संसद में एक छोटी सी चर्चा हो गई, फिर संयुक्त प्रवर समितियों के पास चला गया, अब फिर से संसद में आया, उस पर तमाम तरह के बहस मुहाविसे हो रहे और जिरे हो रही है, तर्क वितर्क हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, कटौती प्रस्ताव रखे जा रहे हैं। ये सारा सिलसिला हो गया। आसान काम थोड़ी है, एक दिन में थोड़ी होता है ना। बजट बनाने का काम जो है बहुत लंबा है, संसद से उसको पास करने का काम भी बहुत लंबा है। अब साहब कुल मिला के सारे बजट पर डिस्कशन हो गया है। अब होगा ये कि अब वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों की मांगों को इकट्ठा करेगा, एक ही फाइल में रखेगा, इकट्ठा करेगा, एक ही फाइल में रखेगा, और उसे एक बिल का नाम देगा जिसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक। इसको मैं दोबारा समझा दूं, है ना, शायद समझ में ना आए हो। रक्षा मंत्रालय का बजट ये है, वित्त मंत्रालय का खुद का बजट ये है ना, ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट ये है। हर मंत्रालय का अलग अलग बजट है ना, तो वो उसको एक फाइल में इकट्ठा करके रख लेगा। ठीक, एक फाइल में इकट्ठा करके रख लेगा। अब बारी बारी से हर मंत्रालय की जो डिमांड है, बारी बारी से हर मंत्रालय की डिमांड संसद में रखी जाएगी। हाँ भाई, रक्षा मंत्रालय की ये डिमांड है, इसको पास कर दिया जाए या ना कर दिया जाए, उस पर डिस्कशन हुआ, पास कर दिया। वित्त मंत्रालय की डिमांड्स हैं, उस पर डिस्कशन हुआ, पास कर दिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उस पर डिस्कशन हो गया, है ना, उस पर रख दिया। कहने का मतलब ये है कि हर मंत्रालय की जो डिमांड्स होती हैं, बजट डिमांड्स होती हैं, वो बारी बारी से रखी जाती हैं, बारी बारी से रखी जाती हैं। अब होता यह है कि आपके पास वित्त मंत्री का बजट भाषण हो गया, फिर उसके बाद 4 दिन सामान्य चर्चा हो गई, उसके बाद 20-22 दिन आपको और मिलते हैं सारे कटौती प्रस्तावों को रखने में और हर मंत्रालय की मांग को अलग अलग पेश करने में। ये समय भी कम पड़ जाता है। फिर क्या होता है तबस्सुम? गिलोटिन, सुना है? गिलोटिन। मान लीजिए 15 अप्रैल जो है वो डेडलाइन है, 15 अप्रैल डेडलाइन है कि हर मंत्रालय की डिमांड पर या हर मंत्रालय के बजट पर डिस्कशन हो जाना चाहिए और हर मंत्रालय की बजट की मांग जो है वो पास हो जानी चाहिए। 15 अप्रैल डेडलाइन है और शाम को 5 बजे तक काम होना है या 6 बजे तक काम होना है। ठीक है, अब तेज़ी से लाइए भाई, आपका क्या हो गया,
सैनिक मंत्रालय आ गया, रक्षा मंत्रालय आ गया, रक्षा मंत्रालय भी डिस्कशन हो रहा है। तो रक्षा मंत्रालय की जब मांग आ गई तो उस पर भी नीति कटौती, प्रतीक कटौती, वित्त व्यय कटौती सब आ रहे हैं, ठीक है। फिर कौन सा मंत्रालय लेकर आऊँ, रेलवे मंत्रालय आ गया, रेलवे मंत्रालय के बजट पर डिस्कशन हो रहा है, तो ये सारे कटौती प्रस्ताव आ गए। फिर आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय आ गया, वन मंत्रालय आ गया। तो हर मंत्रालय की जो डिमांड्स हैं या हर मंत्रालय का जो बजट है वो बारी बारी से संसद में रखा जा रहा है, उस पर डिस्कशन हो रहा है या उस पर कटौती प्रस्ताव रखे जा रहे हैं। कटौती प्रस्ताव हम रख ही इसलिए रहे हैं कि सरकार को बहस के लिए मजबूर करें, डिस्कशन के लिए मजबूर करें। तो बारी बारी से हर मंत्रालय की बजट पास होती जा रही है। पता चला केंद्र सरकार में करीब 70-80 मंत्रालय हैं। 15 अप्रैल आ गई, 15 अप्रैल के शाम 6 भी बज गए और बहस हुई केवल 30 मंत्रालयों, 50 मंत्रालय रह गए हैं। अभी बहस हुई 30 मंत्रालयों पर, बजट की मांग पास हुई केवल 30 मंत्रालयों की, 50 मंत्रालय अभी रह गए। तो अब जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो ये घोषणा करता है कि ये जो बाकी जो मंत्रालय रह गए हैं, आज सत्र खत्म होने वाला, बाकी जो मंत्रालय, कितने मंत्रालय रह गए, 50 मंत्रालय रह गए, इनकी जो बजट मांग है वो भी पास हुई मानी जाती है। ये एक बजट व्यवस्था की कमी है। इसे कहते हैं बेटे गिलोटिन। क्या कहते हैं? गिलोटिन। फ्रांस में क्रांति हुई थी तो वहाँ पर जो क्रांतिकारी दल था जब वो सत्ता में आया तो उन्होंने एक जैसे ना चैप कटर, कुट्टी मशीन, चारा काटने वाली मशीन होती है ना, तो उसमें आप चारा लगाते हो, धड़ धड़ तेज़ी से कटता जाता है। तो वहाँ पर लोगों को सजाए मौत देने के लिए एक विशेष प्रकार का हथियार बनाया गया। नीचे लोगों को लिटा दिया गया और ऊपर बड़ा सा आरा नीचे फेंका गया और गर्दन धड़ से अलग, 8-8, 10-10 लोगों को एक साथ मार दिया गया। उस हथियार का, उस औजार का नाम था क्या? गिलोटिन। यानी अचानक से गर्दन काटो, गिलोटिन। तो अब जब संसद में एक रिवाज आ गया, इंग्लैंड की संसद में या फ्रांस की संसद में एक रिवाज आ गया कि जिस दिन बजट का लास्ट दिन है, जिस मंत्रालय की मांग पे डिस्कशन हो गया था वो तो हो ही गया था, लेकिन जिस मंत्रालय की मांग पे डिस्कशन नहीं हुआ उसको भी पास हुआ मान लिया जाता है। इस व्यवस्था को हम कहते हैं गिलोटिन। हिंदी में कहते हैं इसको कर्तन मंत्र। क्या कहते हैं? कर्तन मंत्र। इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटे गिलोटिन। ये एक समस्या। खैर, तो अब लोकसभा ने इस तरह से सभी मंत्रालयों की मांगों को पास कर दिया। अब इन सभी मंत्रालयों की जो मांगे हैं या इन सभी मंत्रालयों का जो बजट है वो एक फाइल में, एक बिल के रूप में समेकित किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा या इकट्ठा किया जाएगा। अब अलग अलग मंत्रालयों का बजट अब एक जगह पर आ गया, वो हो गया भारत सरकार का बजट। ठीक, अब उसको लोकसभा में रखा जाएगा। अब जब लोकसभा में उसको रखा जाएगा तो उस बिल को नाम दिया जाएगा एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक। एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक। इसको आप जैसे बैंक में जाते हैं ना, अब अगर आपको चेकबुक इश्यू है तो ठीक है, नहीं तो आप एक फॉर्म भरते हैं जिसको हम कहते हैं विड्रॉल फॉर्म। उसकी स्पेलिंग होती है विथड्रॉल, लेकिन आम भाषा में उसको हम बोलते हैं विड्रॉल फॉर्म। हिंदी में क्या कहते हैं बेटे? विड्रॉल फॉर्म को आहरण। वाह वाह, तो उसमें बैंक जाती है, इसका मतलब है ना, उसको हम हिंदी में कहते हैं आहरण। तो यहाँ पर विनियोग का मतलब ही है विड्रॉल, यानी कि सरकारी खजाने से अब हमें इतना पैसा निकालने का अधिकार चाहिए। हिंदी में इसको कहते हैं विनियोग। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं विनियोग, यानी कि हमने सरकारी खजाने से इतना पैसा निकालना। तो अब सरकारी खजाने से इस बजट को निकालने के लिए, इस बजट को खर्च करने के लिए, इस पैसे को मंजूर करने के लिए लोकसभा में जो बिल रखा जाता है उसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक। ठीक है, अब लोकसभा में जब इसको पास करने के लिए रखा जाएगा तो अब यहाँ पर इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, इस पर कोई कटौती प्रस्ताव नहीं रखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर मंत्रालय के बारे में अलग से डिस्कशन हो चुका है, कटौती प्रस्ताव रखे जा चुके हैं। विनियोग विधेयक में अब किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। विनियोग विधेयक का मतलब यह है कि विनियोग विधेयक में जो खर्च के प्रस्ताव हैं उनमें अब किसी तरह की कटौती नहीं होगी। लोकसभा ने इसको पास कर दिया। ओके, लोकसभा ने इसको पास कर दिया। अभी राज्यसभा में नहीं जाएगा, अभी राज्यसभा में ये नहीं जा रहा है। अब उसके बाद आपने साहब खर्च का अधिकार तो पा लिया, लेकिन इस खर्च के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो सरकार को नए नए टैक्स लगाने हैं। हर साल जो टैक्स की दरें हैं ना, उनको हर साल संसद से मंजूरी मिलनी चाहिए। तो सरकार जो है इनकम जुटाने के लिए जो टैक्स लगा रही है या वर्तमान जो टैक्स है उनकी दरों को जो बढ़ा रही है, उनको भी उनके लिए भी संसद से मंजूरी चाहिए। अब इन करों को, इन टैक्सेस को उगाने के लिए संसद को, इन टैक्सेस को उगाने के लिए सरकार को जो मंजूरी चाहिए उसके लिए भी सरकार पार्लियामेंट में या लोकसभा में बिल रखती है। इस बिल को हम कहते हैं बेटे फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक। क्या कहते हैं? फाइनेंस बिल या हिंदी में वित्त विधेयक। तो विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक दोनों अलग अलग पास हो गए। इन सभी को अब धन विधेयक के रूप में राज्यसभा को भेजा जाएगा।
विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएशन बिल और वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल, दोनों को इकट्ठा किया जाएगा। इसको नया नाम अब दिया जाएगा मनी बिल या धन विधेयक, राज्यसभा को भेज दिया जाएगा। राज्यसभा को आपको पता ही है कि राज्यसभा के पास जब भी कोई धन विधेयक आता है तो वो केवल उसकी किसके लिए आता है, सलाह या मशवरे के लिए आता है। राज्यसभा उसमें बाध्य है 14 दिन के भीतर अपनी मंजूरी देने के लिए। ठीक है साहब, राज्यसभा ने भी उसको मंजूरी दे दी। उसके बाद ये जो बजट है धन विधेयक के रूप में ही राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति इस पास सिग्नेचर कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि बजट जो हमारा पास हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है वोट ऑन अकाउंट यानी कि लेखा अनुदान, लेखानुदान या लेखा अनुदान, वोट ऑन अकाउंट, ये क्या होता है? लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट ये क्या होता है? राबी आप बताओ, वोट ऑन अकाउंट या लेखानुदान ये क्या होता है? हाँ भाई, अब मैंने आपको बताया ना बजट जो है कि बजट को पास करने का या बजट बनाने का जो प्रोसेस है वो लंबा है। आपने देखा होगा मार्च क्लोजिंग चल रहा है, 31 मार्च को आमतौर पर बैंकें ग्राहकों से कोई लेन देन करती नहीं है, भाई क्लोजिंग चल रहा है, यानी कि हम अपना हिसाब किताब मिला रहे हैं। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है 31 मार्च। अब 1 अप्रैल इस फाइनेंशियल ईयर का जो भी पैसा था आपके पास वो 31 मार्च तक आपने खर्च करना था। सरकार के हर मंत्रालय, हर विभाग के पास जो भी पैसा आ रखा है उस पैसे को उसने 31 मार्च तक खर्च करना है। अगर वो पैसा 31 मार्च तक खर्च नहीं हो पाया, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए बच गए, 31 मार्च गुजर गई, 1 लाख रुपए आपके पास बच गए, अब उस पैसे को आप खर्च नहीं कर सकते, उस पैसे को अब आप खर्च नहीं कर सकते, वो पैसा हो गया लैप्स। लैप्स का मतलब ख़त्म, वो पैसा लैप्स हो गया, लैप्स का मतलब ख़त्म हो गया, मतलब सरकारी खजाने को वो पैसा वापस चला जाएगा। वो पैसा लैप्स हो गया, सरकारी खजाने को वो पैसा वापस चला जाएगा। ओके, वापस चला गया वो पैसा, अब सरकारी खजाने में चला गया वो पैसा। अब नए सिरे से आपके पास बजट आएगा, अब उसके बाद आप उसको खर्च करेंगे 1 अप्रैल के बाद, जितना पैसा आएगा जो भी आएगा। लेकिन बजट पास होने के प्रोसेस में देर लग जाती है, तो आमतौर पर 1 अप्रैल को तो बजट पास होता नहीं है, बजट कहीं मई में जाके पास होता है, बजट कहीं जो है वो मई में जाके पास होता है। पैसा तो था आपके पास, लेकिन 31 मार्च को वो लैप्स हो गया। अब कर्मचारियों को सैलरी देनी है और भी तमाम तरह के खर्चे आने हैं, कहाँ से करेंगे? क्योंकि खजाने से पैसा आप तब तक नहीं निकालेंगे जब तक कि बजट पास नहीं होगा। 1 अप्रैल को बजट पास हुआ नहीं, 13 गुजर गई, 14, 15 गुजर गई, मई आ गई, लेकिन बजट पास नहीं हुआ। कभी कभी तो जून आ जाती है, बजट पास नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में एक तरीका है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 116 में वो संसद को ये अधिकार देता है, सरकार को ये अधिकार देता है, सरकार को संसद को ये अधिकार देता है कि 1 साल का जो बजट है, 1 साल का जो बजट है उसके 2 महीने के बराबर, मान लीजिए 1 साल में हमने जो बजट खर्च करना है 1 साल में खर्च करना है, तो इसमें से 2 महीने में लगभग कितना खर्च हो जाएगा? एक महीना करके आप बांटो, 1 महीने में इतना, 12 महीने में आपने पैसा खर्च करना है, तो उसके 12 हिस्से कर लो, यानी हर महीने में इतना खर्च हो जाएगा। तो 2 महीने के बराबर, 2 महीने के बराबर संसद जो है सरकार को एक तरह से एडवांस दे देती है कि लो भाई बजट पास होता रहेगा, तब तक तुम 2 महीने का अपना काम चलाओ। बजट जब पास होगा होता रहेगा, फिलहाल तुम 2 महीने के लिए अपना काम चलाओ। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा, या इस बिल को हम कहते हैं वोट ऑन अकाउंट या लेखानुदान। इसके लिए भी संसद प्रस्ताव पास करती है, इसके लिए भी संसद में प्रस्ताव रखा जाता है, वो बिल बनता है और फिर वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, उसको हम कहते हैं लेखा अनुदान, खाते पर ग्रांट या अनुदान देना, वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, आर्टिकल कितने में? आर्टिकल 116। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया, वो रखा था R.K. षणमुखम शेट्टी ने। स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट रखा गया था वो R.K. षणमुखम शेट्टी के द्वारा रखा गया था 26 नवंबर सन 1947 को। ठीक है, पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने सन 58-59 का बजट पेश किया था। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है 10 बार मोरारजी देसाई ने, सबसे ज़्यादा 10 बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई का है। उसके बाद 9 बार बजट पेश किया है पी चिदम्बरम ने। इंदिरा गांधी पहली ऐसी महिला हैं भारत में जिन्होंने बजट पेश किया, ये प्रधानमंत्री थी और प्रधानमंत्री के दौरान एक समय इनके पास वित्त मंत्रालय भी था, तो वित्त मंत्री की हैसियत से इन्होंने संसद में बजट पेश किया था। तो भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला इस तरह से हो गई इंदिरा गांधी। और पूरी तरह से वित्त मंत्री हमारे यहाँ पहली बार निर्मला सीतारमण बनी है। तो पहली वित्त मंत्री के रूप में, वास्तविक वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करने वाली पहली महिला हैं निर्मला सीतारमण। ब्लैक बजट 1973-74 के बजट को हम लोग ब्लैक बजट कहते हैं।
क्योंकि ये 550 करोड़ रुपए के घाटे का था। अब तक के सबसे ज़्यादा घाटे का ये बजट था और ये बजट जो रखा था उस समय के वित्त मंत्री यशवंतराव चौहान ने रखा था। ऐतिहासिक बजट या हिस्टोरिकल बजट, 1991 का जो बजट था उसे ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल बजट कहते हैं। 1991-92 के लिए बजट था ये। सुबह 11 बजे जो बजट रखने की शुरुआत हुई वो फरवरी 2021 से हुई। यशवंत सिन्हा ने पहली बार 11 बजे बजट पेश करने का रिवाज शुरू किया। उससे पहले शाम को 5 बजे बजट पेश होता था। 1 फरवरी 2017 यानी कि उससे पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ जो बजट पेश होता था वो फरवरी के लास्ट वर्किंग डे को होता था, लेकिन उससे क्या होता था कि बजट पास होने के प्रोसेस में बहुत देर हो जाती थी, मई जून तक गुजर जाती थी, पैसे की दिक्कत हो जाती थी। तो वित्त मंत्री, उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या किया था कि भाई अब बजट जो है वो फरवरी के पहले वर्किंग डे को रखेंगे, या 1 फरवरी को बजट रखने की जो शुरुआत हुई थी वो 2017 से हुई थी, अरुण जेटली जी ने रखा था। 1924 में अंग्रेजों के ज़माने में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर, कौन सी कमेटी? एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया था। पहले 1924 से पहले रेल बजट, यानी कि आम बजट का मतलब सरकार के सभी मंत्रालयों का बजट, और रेल बजट का मतलब रेलवे मंत्रालय का अलग से बजट। तो 1924 में पहली बार रेल बजट और आम बजट को दोनों को अलग कर दिया गया, यानी कि दोनों अलग अलग पेश हुए। उसके बाद आखिरी बार रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश हुए हैं 25 फरवरी सन 2016 को। 1 फरवरी सन 2017 को, जिस दिन भारत में पहली बार 1 फरवरी को बजट पेश हुआ, अरुण जेटली जी ने इस परंपरा को ख़त्म कर दिया। अब फिर से रेल बजट और आम बजट एक साथ ही पेश किए जाते हैं। ओके, तो ये बजट सिस्टम खत्म हो गया। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो है हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। थैंक यू।